यस प्रभु, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं IFOS का रिवीजन। और हाँ, ये रिवीजन से पहले मैंने बाकी के रिवीजन अपलोड कर दिए है, वो आपने जरूर देखे होंगे। क्वेश्चन है डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस के लिए वो आपने जरूर देख लिया होगा। अमेंडमेंट वीडियो अपडेटेड है, ये आपने जरूर देख लिया होगा। और इसके बाद आप यहाँ आ चुके हैं। इस IFOS का जो रिवीजन है, ये रिवीजन का मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ, ये फास्ट ट्रैक बुक है मेरी, और ये आपको vlearnclasses.com के ऊपर मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। ये जो रिवीजन है, इसका मैक्सिमम आउटपुट तब मिल सकता है जब आप रिवीजन का टाइम मेरे साथ यूज कर ले और मैक्सिमम प्रैक्टिस के ऊपर आप क्या करते रहे, फोकस करते रहे। ये CA CMA तीनों के लिए कॉमन है। तो जरा फटाफट स्टार्ट करते हैं रिवीजन विद द पॉजिटिव कोट, द बेस्ट फाइटर इज नेवर एंग्री। यस, एक बात याद रखिएगा, जीवन में 10 तरह के लोग आएंगे, 10 तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपने अपना काबू कभी नहीं छोड़ना है। आपने अपना माइंड बिल्कुल पेशेंस के साथ यूज करना है और कामली यूज करना है। आज का टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम लोग आराम से देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की सेक्शन 56 के साथ। सेक्शन 56 के दो पार्ट है, 56(1), 56(2). 56(1) कहता है द इनकम विच इज नॉट एग्जम्प्ट एंड नॉट टैक्सेबल इन एनी अदर हेड विल बी टैक्सेबल इन अदर सोर्सेज। ऐसी इनकम जो कहीं नहीं जाती, वो कहाँ आती है, अदर सोर्सेज के अंदर में आती है, विच इज नॉट एग्जम्प्ट। ऐसी इनकम जो एग्जम्प्ट भी नहीं है एंड चार्जेबल टू टैक्स है, चार्जेबल टू टैक्स भी नहीं है इन एनी अदर हेड, शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। 56(2) लिस्ट देता है कुछ इनकम जो IFOS में ही टैक्सेबल होगी। 56(2) लिस्ट देता है कुछ ऐसी इनकम की जो IFOS में ही क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगी। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है सर जो IFOS में ही टैक्सेबल होगी? आइए सबसे पहले बात करते हैं। राइट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन। याद करके देखो, ये चीज आप कैपिटल गेन में पढ़ते हो कि जो कंपनसेशन मिलता है आप लोग को कंपल्सरी एक्विजिशन का, इसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, ये इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होता है, IFOS में टैक्सेबल होता है। सो इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन क्या होगा, टैक्सेबल होगा। किस साल टैक्सेबल होगा? उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल रिसीव हुआ, और जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ इसमें से 50% विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यस, तो सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन IFOS इन द ईयर ऑफ रिसीट। जितना भी मिला, चाहे कोई भी ईयर को पर्टेन कर रहा हो, आपको जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल, और जितना मिला उसमें से 50% ऑफ द डिडक्शन इज अलाउड एज 50% इज अलाउड एज डिडक्शन। सो मान लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन मिलता है इस साल 5 लाख रुपीज का, ओनली 2.5 लाख विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ IFOS। यस, मान लीजिए, अब इसको PGBP के साथ जोड़ के बताता हूं। मान लो PNL के क्रेडिट में आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन। PGBP कंप्यूट करते वक्त आपको ये इंटरेस्ट को यहां से लेस करना है, IFOS में ऐड करना है, और जितना आप IFOS में ऐड करोगे उसमें से 50% आपको क्या लेना है, डिडक्शन लेना है। याद आ रहा है मालिक? दूसरा, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ अ हाउस। ये आपने मेरे साथ HP के अंदर में पढ़ा था। अगर A ने घर B को किराए पे दिया और B ने C को किराए पे दिया, A की इनकम तो HP में जाएगी क्योंकि वो ओनर है। B की इनकम कहाँ आएगी बेटा, अदर सोर्सेज, क्योंकि वो ओनर नहीं है। तो सबलेटिंग से कोई इनकम आ रहा है, अदर सोर्सेज में जाएगा। रेंट फ्रॉम अ वेकेंट प्लॉट, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करने के लिए देयर मस्ट बी लैंड बिल्डिंग अपॉर्टेनेंट देयर टू। राइट, सो अगर रेंट आ रहा है आपका किससे बेटा, वेकेंट प्लॉट से। अगर रेंट आ रहा है आपका किससे बेटा, वेकेंट प्लॉट से, तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कहाँ बेटा, यहाँ अदर सोर्सेज में। कंपोजिट रेंट, याद करिए बेटा, हम लोग ने जब HP का रिवीजन किया था तभी हमने किया था। मान लीजिए कंपोजिट रेंट है, मतलब रेंट ऑफ प्रॉपर्टी विथ रेंट ऑफ अदर फैसिलिटी। अगर आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा इनकम या तो PGBP में जाता है या तो अदर सोर्सेज में आता है। याद आ रहा है तुमको? याद आ रहा है मालिक तुमको? यस, एडवांस मनी फॉरफिटेड, ये वाला कॉन्सेप्ट आप कहाँ पढ़ते हो बेटा, इसके साथ पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन के साथ पढ़ते हो। अगर आपका कोई फेल्ड निगोशिएशन रहा है प्रॉपर्टी का, इसमें आपने कोई एडवांस मनी लिया था और ये एडवांस मनी आपने क्या कर दिया है, फॉरफिट कर दिया है आफ्टर 1/4/2014। सो एडवांस मनी अगर आपने फॉरफिट किया है आफ्टर 1/4/2014 तो ये टैक्सेबल है। कहाँ बेटा, IFOS के अंदर में। ये टैक्सेबल है बेटा, कहाँ, IFOS के अंदर में। डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के लिए, डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के लिए एक फीस मिलता है जिसको बोला जाता है डायरेक्टर सिटिंग फीस। डायरेक्टर सिटिंग फीस टैक्सेबल है, कहाँ बेटा, अदर सोर्सेज के अंदर में। डायरेक्टर सिटिंग फीस टैक्सेबल है, कहाँ बेटा, अदर सोर्सेज के अंदर में। राइट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन, ओनली एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन इज टैक्सेबल। अब चलो PGBP के साथ मर्ज करके बताता हूँ। मान लो PGBP के क्रेडिट में लिखा है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम फॉरेन। क्या करोगे, जब आप टोटल इनकम कंप्यूट करते रहोगे, PGBP में से लेस करना, क्योंकि वो वहाँ के ऐसी इनकम है जो PGBP में टैक्सेबल नहीं है। IFOS में जाना, IFOS में जाकर के आपको एग्रीकल्चर इनकम को क्या करना है, जो फॉरेन चाहिए उसको टैक्स करना है। यस,
इसके बाद में सम रिसीव्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कोई सम रिसीव करता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में, फैमिली मेंबर कोई सम रिसीव करता है अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये अमाउंट क्या है बेटा, टैक्सेबल है। यस, कोई इंटरेस्ट अर्न करता है लोन या सिक्योरिटीज के ऊपर, तो ये इंटरेस्ट भी आईएफओएस के अंदर में टैक्सेबल है। इनकम ऑफ एमपी एमएलए, एमपी और एमएलए की जो इनकम है ये टैक्सेबल है, कहाँ बेटा, अदर सोर्सेज के अंदर में। यस, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, याद रखिए इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। सो अब चलिए टोटल इनकम के साथ इसको मर्ज करते हैं। मान लीजिए पीजी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आपको लिखा है इनकम टैक्स रिफंड और उसी के नीचे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। दोनों चीजों को पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त आप लेस करोगे, दोनों चीजों को पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त आप लेस करोगे और आप क्या करोगे, आप आओगे और आईएफओएस के अंदर में इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड को इनकम मानोगे। इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। यस, रॉयल्टी इनकम अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगी। यस, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी थर्ड पार्टी से क्या मिलता है, कोई कंपनसेशन मिलता है फॉर टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो ये अमाउंट कहाँ टैक्सेबल है बेटा, अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल है। ये अमाउंट कहाँ टैक्सेबल है बेटा, अदर सोर्सेज के अंदर में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, अनडिस्क्लोज सोर्सेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर पे रेड पड़ी, रेड के अंदर में क्या मिले, कुछ असेट्स मिले, इनकम मिली, ज्वेलरी मिली। ये इनकम को अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन से हेड में जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज के अंदर में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी लेट आउट करके, अगर प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर आप किराए पे देते हैं और ये आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है, ये आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है, तो ये इनकम कहाँ आएगी बेटा, अदर सोर्सेज के अंदर में आएगी। नेक्स्ट है बेटा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इसको मैं 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट इनकम आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कहाँ बेटा, आईएफओएस के अंदर में। कैजुअल इनकम मतलब क्या होता है, विनिंग 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 विनिंग। पूरे इनकम टैक्स में अकेली एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनकम नहीं विनिंग टैक्सेबल है, जहाँ इनकम नहीं विनिंग टैक्सेबल है। सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, क्रॉसवर्ड पजल, एनी काइंड ऑफ गेम शो, अगर किसी भी तरह से आपको क्या आती है, विनिंग आती है, ये विनिंग आपकी टैक्सेबल है डायरेक्टली एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115 बीपी। याद रखें इसमें से कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, इस पर्टिकुलर इनकम से कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यस, कैजुअल इनकम से 80C टू 80U के भी डिडक्शन नहीं मिलते, कैजुअल इनकम से 80C टू 80U के डिडक्शन नहीं मिलते, याद करो बेटा। कैजुअल इनकम जब भी विनिंग 10,000 के ऊपर जारी होगी, याद करो टीडीएस का प्रोविजन, विनिंग अगर 10,000 के ऊपर जारी होगी तो क्या टीडीएस हो करके मिलेगा, यस। पर आपको अगर कोई भी अमाउंट टीडीएस हो करके मिली है तो आपको इसे ग्रॉस करना पड़ता है। कैसे ग्रॉस करोगे बेटा, अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट। कैसे ग्रॉस करोगे बेटा, अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट। आपको क्या करना होगा, ग्रॉस करना होगा। याद रखिएगा आईएफओएस में ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल है, ना कि नेट अमाउंट। आईएफओएस के अंदर में आप ग्रॉस अमाउंट को क्या करते हो, टैक्स, ना कि नेट अमाउंट को आप टैक्स करते हो। यस, यही लॉटरी का टिकट आपके लिए अगर स्टॉक इन ट्रेड है, आप लॉटरी बेचते हो, जो लॉटरी नहीं बिकी उसी पे ही अगर विनिंग आ गई तो अब ये इनकम कहाँ जाएगा, लॉटरी अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड बोल करके होल्ड करी हुई है और इसी के ऊपर विनिंग आ जाता है तो ये इनकम पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगा। ये इनकम कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, बोलो बेटा, पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल हो जाएगा। यस, राइट, अच्छा जी। सो कैजुअल इनकम डायरेक्टली टैक्सेबल है। एक और बात याद दिला दूं मैं आपको, कैजुअल इनकम पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता, जितनी भी इनकम आती है पूरा 30% से टैक्स होती है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन की चलो जरा सा याद करके देखो, फैमिली पेंशन से रिलेटेड लॉ क्या था। फैमिली पेंशन के बेटा 3 पार्ट थे। फैमिली पेंशन के कितने पार्ट थे बेटा, 3। अगर फैमिली पेंशन उस व्यक्ति को मिला है हु वाज रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री। अच्छा, सबसे पहली बात, फैमिली पेंशन पढ़ाने से पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंशन एंड फैमिली पेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंशन एंड फैमिली पेंशन, एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंशन एंड फैमिली पेंशन, दोनों के बीच में फर्क क्या है जरा बताओ, क्या फर्क है दोनों के बीच में, पेंशन और फैमिली पेंशन के बीच में फर्क क्या है। जीते जी आदमी को पेंशन मिले एम्प्लॉयर की तरफ से, वी कॉल इट एज पेंशन। मरने के बाद उसके घर वालों को मिले, वी कॉल इट एज फैमिली पेंशन। यस, जीते जी आदमी को मिले वी कॉल इट एज पेंशन, वो सैलरी में टैक्सेबल होना चाहिए। मरने के बाद उसके घर वालों को मिले तो हम इसे कहते हैं फैमिली पेंशन। यस, फैमिली पेंशन अगर उस व्यक्ति के घर वालों को मिली है हु वाज रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, हु वाज
रिसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड मतलब क्या बेटा? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, महावीरता अवार्ड, राइट। सो ऐसे व्यक्ति के घर वालों को फैमिली पेंशन मिली है जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिले हुए हैं। टोटली एग्जाम्प्ट है बेटा सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर में। ऐसे व्यक्ति के घर वालों को मिली है हु वाज इन आर्म्ड फोर्सेज, हु वाज वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेज। अब 26/11 के अंदर में हमारे देश के कई जवानों ने शहीदी दे दी। यस, इनके घर वालों को जो फैमिली पेंशन मिल रही है ये भी एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1019। दे वेर वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेज। तो गैलेंट्री अवार्ड वालों के घर वालों को मिले या आर्म्ड फोर्सेज के घर वालों को मिले, इनकी जो फैमिली पेंशन है ये टोटली क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा किसी को भी फैमिली पेंशन मिला, लोअर ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, 1/3 ऑफ पेंशन एंड 15,000 पर एनम। दोनों में से जो भी लोअर रहेगा, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 पर एनम, दोनों में से जो भी लोअर रहेगा इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, अगर एसएससी 115 BAC ऑप्ट करता है, अगर एसएससी 115 BAC ऑप्ट करता है तो उस केस में ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर एसएससी 115 BAC ऑप्ट करता है तो उस केस में ये बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। याद आ रहा है मालिक? यस। सो फैमिली पेंशन रिसीव किया है, लोअर ऑफ फॉलोइंग इज टैक्स, लोअर ऑफ फॉलोइंग इज अलाउड एज डिडक्शन, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 पर एनम। डन मालिक? आ जाओ। इसके बाद हम लोग करते हैं बेटा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ये पर्टिकुलर प्रोविजन किसके लिए है? ये पर्टिकुलर प्रोविजन प्राइवेट कंपनी के लिए है। जरा ध्यान से सुनना, ये पर्टिकुलर प्रोविजन प्राइवेट कंपनी के लिए है। प्राइवेट कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है प्रीमियम के ऊपर, प्राइवेट कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है किसके ऊपर बेटा? प्रीमियम के ऊपर, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? टैक्स भरेगी ये जो प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं इसके लिए। यस, कैसे निकाला जाएगा IFOS? बड़ा सिंपल है साहब, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स IFOS बन जाएगा। यस, याद होगा तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए क्या किया गया था? ये गेम खेला गया था। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है? रेसिडेंट को शेयर इशू कर रही है काय पे बेटा? प्रीमियम पे। तो कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, राइट। यहाँ पे जनरली जब प्रीमियम निकलता है तो वो फेस वैल्यू पे होता है, यहाँ फेस वैल्यू को इग्नोर करना है। कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या बनेगा? IFOS बनेगा। यस, एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? व्हेन शेयर इशूड बाय वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, अगर शेयर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इशू कर रही है, प्रीमियम पे इशू कर रही है, IFOS में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 AIF, अगर कोई कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 AIF होगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। एलिजिबल स्टार्टअप्स अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। एलिजिबल स्टार्टअप्स अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। यस, चलो जी। सो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम प्राइवेट कंपनी कर रही है, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स क्या माना जाएगा? IFOS माना जाएगा। याद आ रहा है प्रभु? राइट। चलिए, अब इस पूरी लिस्ट के अंदर में दो ही बड़ी चीज बचती है जो हमारे लिए सबसे बड़े काम की है। पहला है गिफ्ट। आओ बेटा गिफ्ट के प्रोविजन करते हैं। यस, गिफ्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल है हर एसएससी को। गिफ्ट के प्रोविजन है एप्लीकेबल है किसको बेटा? हर एसएससी को गिफ्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल है। गिफ्ट में कोई व्यक्ति किसी को दे ही क्या सकता है? गिफ्ट में कोई व्यक्ति किसी को दे ही क्या सकता है? तीन चीजें, या तो कैश, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी। जब भी कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको 4 से 5 चीजें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 1, जो मिल रहा है वो कैपिटल एसेट होना चाहिए। अगर जो मिल रहा है वो कैपिटल एसेट नहीं है तो ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल ही नहीं है। यस, जो मिल रहा है उसका कैपिटल एसेट होना बहुत जरूरी है। अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो ये गिफ्ट है ही नहीं। सो 56(2)(10) is applicable only when if the property is capital asset. If it is stock in trade then section is not applicable. तो उसका कैपिटल एसेट होना जरूरी है गिफ्ट बोल के टैक्स होने के लिए। दूसरा, क्या मिल रहा है ये रिलेवेंट है। अगर आप उसे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्लासीफाई नहीं कर सकते तो वो गिफ्ट है ही नहीं। जो चीज मिल रही है अगर आप इसे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्लासीफाई नहीं कर सकते तो वो गिफ्ट है ही नहीं। अब आप पूछेंगे सर प्रॉपर्टी मतलब क्या? प्रॉपर्टी को याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, प्रॉपर्टी इज जड़ पास। प्रॉपर्टी को याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है, प्रॉपर्टी इज जड़ पास। सर प्रॉपर्टी इज जड़ पास, आई इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है, क्या ये गिफ्ट माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। एस मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देता है शेयर्स या सिक्योरिटीज का, तो ये गिफ्ट माना जा सकता है।
यस, जे ज्वेलरी, ए आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, डी ड्राइंग, पी पेंटिंग, एस स्कल्पचर्स, ए एनी वर्क ऑफ आर्ट। सो जड़पास का मीनिंग तो वही है जो हम लोगों ने कैपिटल गेन के अंदर में भी देखा था। सो प्रॉपर्टी के मीनिंग यहां पे बताया हुआ है, प्रॉपर्टी इज जड़पास। अब मान लो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को आईफोन 14 गिफ्ट किया, क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल हो सकता है? भले इसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर जा रही है, जल्दी से बताइए हाँ या ना। आईफोन 14 दिया, बताइए क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल हो सकता है, हाँ या ना? एंड द आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। फोन इज नॉट कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। बताइए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को फरारी कार गिफ्ट करी, रोल्स रॉयस गिफ्ट करी, आपकी इच्छा हो गया, आपने मेरे को उठा करके भैया फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दी। अब बताइए क्या ये अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं है? आंसर इज नहीं है। सर क्यों नहीं है? अरे भैया कार गिफ्ट ही नहीं है, कार प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती ही नहीं, और जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती ही नहीं वो टैक्सेबल है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? वो टैक्सेबल है ही नहीं, तो क्यों टेंशन लेना। आ जाओ भैया। सो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, गिफ्ट जो होना चाहिए ये कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरा, ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आना चाहिए। तीसरा, राइट, तीसरा क्या वैल्यू मिल रही है आपको ये देखना है। यस, क्या वैल्यू मिल रही है आपको ये देखना है, राइट। गिफ्ट मनी के लिए लिमिट, एवरीबॉडी जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को मनी के लिए लिमिट कितनी है। मनी रिसीव फ्रॉम पर्सन और पर्सन एक्सीड डैश, देन एंड ओनली देन इट इज टैक्सेबल। एक व्यक्ति से मिले, अनेक व्यक्ति से मिले, अगर वैल्यू इतने से ऊपर जा रही है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। द होल ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल। वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ, वैल्यू जल्दी से कमेंट करके बताओ। एग्जैक्टली 50,000 रुपीज। सो अगर आपको मनी रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम पर्सन और पर्सन्स द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड 50,000 द होल ऑफ सच अमाउंट इज टैक्सेबल। तो मान लीजिए मुझे मेरे दोस्त ने 52,000 रुपीज कैश दिए, तो 52,000 रुपीज कैश गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। द होल ऑफ सच सम विल बी टैक्सेबल। यस। दूसरा है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो पार्ट है, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो पार्ट है, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर किसी ने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन मतलब सामने वाले ने प्रॉपर्टी दे दी और 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया, सामने वाले ने प्रॉपर्टी दे दी और 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया। नाउ हियर द प्रॉपर्टी इज गिवन विदाउट कंसिडरेशन। अगर इस प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर चल जाए तो पूरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टैक्स हो जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन, इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 50,000 होल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। यस। सो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक्स को अपना एक प्रॉपर्टी दिया जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 लाख था, सामने वाले के हाथ में 1 लाख रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा 56(2)(10) में। सेक्शन नंबर याद रखना 56(2)(10) 10 बार काम आता है। दूसरा है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इसको मैं आपको दो चीज़ों के साथ जोड़ के बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। ये चीज़ कैपिटल गेन में भी काम आएगी, तो जरा ध्यान से सुनना। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टेक्निकली कोई गिफ्ट नहीं है, ये परचेज है, बट इसे लॉ गिफ्ट मान रहा है। इसे लॉ क्या मान रहा है? गिफ्ट मान रहा है। तो सभी लोग ध्यान से सुनना, जो मेरे से ये सवाल कर रहे थे, कुछ लोगों ने, कुछ नालायक लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि सर ये गिफ्ट कैसे हुआ, उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो ऐसे नालायक लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके बुक में ना एक ड्राइंग बनी हुई है, जरा देखना। आपके बुक में ना एक ड्राइंग बनी हुई है, जरा देखना, राइट। सपोज विजय ने क्या किया, एक्स को अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, जिस प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन है बेटा कितना, 50 लाख, एंड सपोज कर लेते हैं इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 75 लाख, बराबर है। अब विजय सेल कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, विजय क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। क्या विजय के हाथ में कैपिटल गेन आएगा? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, इनएडिक्वेट है। क्या विजय के हाथ में कैपिटल गेन आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा कैपिटल गेन? आएगा इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी सेल हो रही है, राइट। जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाला जाएगा तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 50C अप्लाई होगा। जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाला जाएगा तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 50C अप्लाई होगा। सर सेक्शन 50C क्यों अप्लाई होगा? सेक्शन 50C इसलिए अप्लाई होगा बिकॉज ट्रांसफरिंग इज लैंड, बिल्डिंग और बोथ। तो लैंड, बिल्डिंग और बोथ जब भी ट्रांसफर करते हैं सेक्शन 50C अप्लाई होता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा 75 लाख। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन,
If stamp duty value exceed 110% of consideration, stamp duty value is equal to full value of consideration. Yes, तो जो विजय है, विजय के हाथ में कैपिटल गेन जरूर आएगा और विजय के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ा जाएगा, 75 लाख। क्यों पकड़ा जाएगा? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 110% ऑफ कंसिडरेशन से एक्सीड कर रही है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब सर एक बात ध्यान से सुनना, लॉ में एक्चुअली यहां पे एक्स क्या कर रहा है, मेरे से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, मेरे से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, लेकिन लॉ इसे डीम्ड करता है कि ये गिफ्ट है। लॉ ऐसा क्यों डीम्ड कर रहा है? क्योंकि इनको प्रॉपर्टी सस्ते में मिल गई है, इनको गेन हुआ है, इनको प्रॉपर्टी सस्ते में मिल गई है, तो लॉ ये अज्यूम कर रहा है, ओ नालायको सुनो, लॉ ये अज्यूम कर रहा है कि ये क्या है बेटा, गिफ्ट है। अच्छा जी सर, एक्स के हाथ में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? एक्स के हाथ में सेक्शन अप्लाई होता है 56(2)(10) और इसे हम कहते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अंदर में लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड कर जाए हायर ऑफ, एक्सीड कर जाए हायर ऑफ कितना बेटा, 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड कर जाए 50,000 से एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन से, तो ऐसे केस में होल डिफरेंस इज टैक्सेबल एज गिफ्ट। होल डिफरेंस इज टैक्सेबल एज गिफ्ट। होल डिफरेंस इज टैक्सेबल एज गिफ्ट। तो यहां पे देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है बेटा, 75 लाख। कंसिडरेशन कितना है बेटा, 50 लाख। डिफरेंस कितना आया बेटा, 25 लाख। क्या ये 25 लाख रुपीस 50,000 से ऊपर है? आंसर इज यस। क्या ये 10% ऑफ कंसिडरेशन से भी ऊपर है? कंसिडरेशन कितना था, 50 लाख। 50 लाख का 10% कितना हुआ, 5 लाख। क्या ये डिफरेंस 5 लाख से भी ऊपर है? आंसर इज यस, ये डिफरेंस 5 लाख से भी ऊपर है। तो ऐसे केस में क्या मान लिया जाएगा, गिफ्ट माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एक्स। कितना बेटा, 25 लाख। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, आप ये पूछेंगे कि सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। सी, विजय के हाथ में भी टैक्स हो रहा है, एक्स के हाथ में भी टैक्स हो रहा है। वही नालायक के मन में नेक्स्ट सवाल ये भी आया होगा, वही बेवकूफ पागल के मन में सवाल ये भी आया होगा कि सर ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। 25 लाख विजय के हाथ में भी टैक्स हो रहा है, 25 लाख एक्स के हाथ में भी टैक्स हो रहा है, तो क्या यहां पे डबल टैक्सेशन हो रहा है? क्या यहां पे डबल टैक्सेशन हो रहा है? ना, यहां कोई डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा। हम डबल टैक्सेशन तभी कहते हैं जब एक व्यक्ति एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स भरे। हम डबल टैक्सेशन तभी कहते हैं जब एक व्यक्ति एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स भरे। यहां व्यक्ति ही अलग अलग है, यहां व्यक्ति ही अलग अलग है, तो यहां पे डबल टैक्सेशन का कोई सवाल ही नहीं आता। यस और नो? हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि भैया यहां पे टैक्स हो रहा है, यहाँ पे टैक्स हो रहा है, यहाँ पे विजय को भी टैक्स भरना पड़ रहा है, एक्स को भी टैक्स भरना पड़ रहा है, पर ये डबल टैक्सेशन नहीं है। यस, वो नालायक को समझ में आ गया, जिनके मन में ऐसे सवाल उठ रहे थे, गहत गतिया फालतू वाहियात सवाल उठ रहे थे, उनको समझ में आ गया, राइट। तो विजय के हाथ में कैपिटल गेन आएगा, 50C अप्लाई होगा, एक्स के हाथ में 56(2)(10). ये एक्चुअली कोई गिफ्ट नहीं है, ये परचेज ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये परचेज आप लेस देन द वैल्यू में कंसिडर कर रहे हो, इसीलिए लॉ इसे गिफ्ट क्या कर रहा है, अज्यूम कर रहा है। यस, पर ये डबल टैक्सेशन नहीं है, राइट। सो इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कंसिडरेशन, if stamp duty value exceed consideration and the amount is excess is more than 50,000 and 10% of consideration, yes 50,000 and 10% of consideration, तो इसे क्या माना जाएगा बेटा, गिफ्ट माना जाएगा। चलो और थोड़ा सा, अगर आप मुझे 1 मिनट का चांस और दे, ऐसा मस्त तंत्र खोलूंगा दिमाग का, आप बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट। रेडी हो? चलो बोलो रेडी हो। तो आपको कैपिटल गेन का एक पॉइंट बताता हूं, ऐसा पॉइंट है जो आपको जरूर काम आएगा, ऐसा पॉइंट है जो आपको जरूर काम आएगा। बोलो जल्दी से बताओ, चाय पिलाना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो बताऊंगा, हाँ पहले ही बता रहा हूं तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। यस, चलो जल्दी से, अब जरा ध्यान से सुनना, राइट। आज चाय पिलानी पड़ेगी, आज रात तुम्हें चाय पिलानी पड़ेगी वीडियो देखने के बाद। चलो ध्यान से सुनो। इन फ्यूचर, ध्यान से सुनना, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो एक्सेल करेगा, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो एक्सेल करेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, एक्स के हाथ में सपोज दोनों बातें हो सकती है, नॉट टैक्स्ड एज गिफ्ट, टैक्स्ड एज गिफ्ट, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ना।
कि भैया एक्स ने जो रिसीव किया, हो सकता है ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल ना भी रहा हो सकता है गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हुआ हो, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। अब दोनों सिचुएशन के केस में एक्स जब भी फ्यूचर के अंदर में सेल करेगा, एक्स जब भी फ्यूचर के अंदर में सेल करेगा, तो ऐसे केसेस में आप मेरे को बताओ बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पकड़ा जाए। अगर ये गिफ्ट बोल के टैक्स नहीं हुआ है तो ऐसे केस में सेक्शन 49(1) अप्लाई होता है एंड कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर पकड़ा जाता है। मतलब विजय के हाथ में जो कॉस्ट रहेगी वो कॉस्ट आपको क्या माननी पड़ती है, एक्स को कॉस्ट माननी पड़ती है। एक्स जब भी फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी सेल करेगा, अगर गिफ्ट बोल के टैक्स नहीं हुआ है, अगर गिफ्ट बोल के टैक्स नहीं हुआ है तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब होता है सेक्शन 49(1) और यहाँ पे कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर पकड़ा जाता है। यहाँ पे कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर पकड़ा जाता है। यस, लेकिन अगर विजय के हाथ में ये गिफ्ट बोल के टैक्सेबल हो चुकी है तो अब कॉस्ट क्या पकड़ना चाहिए। सोचो विजय ने अगर ऑलरेडी टैक्स भर दिया है अमाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे सेक्शन 49(4) अप्लाई करता है और यहाँ पे हम कॉस्ट क्या लेते हैं, वो लेते हैं जिसके बेसिस पे हमने टैक्स पे किया है 56(2)(10) में। मतलब ऐसे केस में हमारे लिए जो कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 75 लाख, बिकॉज वीजे पेड द टैक्स ऑन 75 लाख, बिकॉज वीजे पेड द टैक्स ऑन 75 लाख। समझ में आया? एंड दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस। आपको देख लीजिएगा आपके मॉड्यूल्स के अंदर में भी ये चीज पूछी गई है और दोनों को कंजॉइन में पूछा जाता है, दोनों को कंजॉइन में पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, मजा आया होगा। फुल रिस्पेक्ट नाम का कमेंट चाहिए भाई सब। यस, चेक करो मालिक, लिखना चाहते हो लिख लो। डन है, चलो इधर आओ। राइट, अच्छा जी, ये जो 10% है ना बेटा, ये जो 10% है ना, 10% का जो डिफरेंस है, ये 10% की जगह 20% हो जाएगा। ये जो 10% है ये 10% की जगह क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, अगर सेक्शन 43 CA में लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेक्शन 43 CA में अमेंडमेंट आया है, जरा याद रखना। 43 CA क्या था, याद नहीं आ रहा, दिमाग को थोड़ा सा स्क्रैच करो। लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, वो वाला प्रोविजन था। वहाँ पे 10% की जगह 20% लेना है अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे भी आप 10 की जगह 20 ले लेंगे अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो। राइट, पीजीपीपी के रिवीजन में मैंने वो चीज़ डिटेल में बताई है, वहाँ पे देख लेना। राइट, दूसरा, सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना है, सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना है, चलो ये भी डिस्कस करो फटाफट। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना है, रजिस्ट्रेशन की लिया जाए क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन की लिया जाए या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जा सकता है। क्या मेरे बच्चे को याद है, जल्दी बोलना, क्या मेरे बच्चे को याद है? जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी ले सकते हो अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो। अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि देखो जब तुम कैपिटल गेन निकालते रहोगे या अदर सोर्सेज निकालते रहोगे, पूरा कैलकुलेशन स्टैम्प ड्यूटी पे है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लोगे, जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लोगे, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट की भी ली जा सकती है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट की भी ली जा सकती है अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो। यस, कोई मुझे बताए कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है, जल्दी से मुझे सोच करके बताए। यस, कंडीशन नंबर 1, कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। डेट ऑफ अग्रीमेंट पे आपने या तो कंसिडरेशन पे करना है या कंसिडरेशन का पार्ट पे करना है, और ये पे जो आपने किया होगा ये कैसे पे करना है, अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, ECS या अदर मोड, जो कहाँ लिखा है रूल 6A के अंदर में लिखा है। इन शॉर्ट अप्रूव्ड मोड के अंदर में आपने पेमेंट किया तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी ले सकते हो। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना है, बताओ जल्दी से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की लेना है? जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको लेना है एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जा सकता है। अगर
कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन पे हुआ है एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, और ये पे हुआ है अकाउंट, पे, चेक, ड्राफ्ट और ECS अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से। याद आ रहा है मालिक आपको? चलो बेटा बहुत बढ़िया। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर के कभी डिस्प्यूट अराइज हो गया, एक और मैटर है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर के कभी डिस्प्यूट अराइज हो गया, चलो जल्दी बताओ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेकर के अगर कभी डिस्प्यूट अराइज हो गया तो डिस्प्यूट के बाद आप किसके पास जाओगे? बोलो, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओगे। डिस्प्यूट के बाद आप किसके पास जाओगे? बोलो जल्दी से, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओगे। अब डिस्प्यूट के बाद अगर आप कहाँ जाते हो? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते हो, तो तीन बातें हो सकती है, याद करो, यही कॉमन पॉइंट है कैपिटल गेन के अंदर में भी, यही कॉमन पॉइंट है कैपिटल गेन में भी। जब आप 50C पढ़ते रहोगे, 50C पढ़ते रहोगे तो यही कॉमन पॉइंट है। पॉसिबल है वैल्यू बाय वो इज हायर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक सिचुएशन ये पॉसिबल है। दूसरा सिचुएशन, राइट, वैल्यू बाय वो इज लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बट हायर देन कंसिडरेशन, दूसरा सिचुएशन ये पॉसिबल है। तीसरा सिचुएशन, वैल्यू बाय वो इज हायर देन कंसिडरेशन, ये पॉसिबल है। यस, मुझे बताइए तीनों केस में आपको कौन सी वैल्यू लेना है? तीनों केस में आपको कौन सी वैल्यू लेना है? यस, हाथों को रोकना नहीं है, कमेंट करते जाना है। जितना जल्दी कमेंट करते जाओगे उतना अच्छा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं दिख रहा है, टीचर की मेहनत तुम्हें नहीं दिख रहा है? बताओ, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर है तो आपको क्या लेना होता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना होता है। यस, वैल्यू बाय वो इज हायर देन कंसिडरेशन बट लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वैल्यू बाय वो आपको कंसिडर करना होता है, और अगर कंसिडरेशन से भी नीचे है तो आपको कंसिडरेशन लेना होता है। क्या तुम्हें याद है? यस बेटा। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को अगर लेकर के डिस्प्यूट है तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर की वैल्यू निकाल दी, आपको क्या लेना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। अगर उसने अपनी वैल्यू निकाली जो स्टैम्प ड्यूटी से नीचे है पर कंसिडरेशन से ऊपर है तो आपको वैल्यू बाय वो लेना है, एंड अगर कंसिडरेशन से भी नीचे है तो ऐसे केस में आपको कंसिडरेशन लेना है। यस, कंसिडरेशन से भी नीचे है तो आपको क्या लेना है बेटा? कंसिडरेशन लेना है। आ जाओ बेटा। इसके बाद आते हैं हम लोग आते हैं कहाँ पे बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे अगेन दो बातें होगी। कौन सी दो बातें होगी? विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अगर फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड कर जाता है 50,000 से तो पूरा फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? रूल 11UA के हिसाब से निकलेगा। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? रूल 11UA के हिसाब से निकलेगा। या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज कर रहे हो, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेज कर रहे हो, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 से ऊपर जा रहा है, द होल डिफरेंस एक्सीडिंग 50,000 इज टैक्सेबल। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई पेंटिंग दी है, बराबर है, पेंटिंग का फेयर मार्केट वैल्यू है बेटा 5 लाख, कंसिडरेशन है बेटा इसका 3 लाख, दोनों में का डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 लाख। क्या ये डिफरेंस एक्सीड कर रहा है 50,000 से? इफ द आंसर इज येस, होल डिफरेंस इज टैक्सेबल, दैट इज 2 लाख इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर के हाथ में ये 2 लाख रुपीस क्या हो जाएंगे बेटा? टैक्सेबल हो जाएंगे। यस, सो गिफ्ट के केस में तीन प्रोविजन है, मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मनी रिसीव फ्रॉम पर्सन और पर्सन एक्सीडिंग 50,000, होल 50,000 इज टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो पार्ट, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ऊपर जा रहा है, होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन एक्सीड हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ सैलरी, होल डिफरेंस इज टैक्सेबल। अगर आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आपका क्या है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी है, दो पार्ट होंगे, विदाउट कंसिडरेशन अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर जा रहा है तो पूरा फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल, या फिर डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन 50,000 से ऊपर जा रहा है तो पूरा डिफरेंस टैक्सेबल। क्या तुम्हें याद है? लेकिन क्या हर तरीके के गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं? ना मुन्ना ना, हर तरीके के गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। ना मुन्ना ना, हर तरीके के गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। कुछ गिफ्ट क्या किए गए हैं बेटा? एग्जम्प्ट किए गए हैं। कुछ गिफ्ट क्या किए गए हैं बेटा? एग्जम्प्ट किए गए हैं। आइए समझते हैं।
गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉलोइंग इज एग्जाम, चलो याद करके देखो, इसमें से 2-3 चीज़ें तो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। पहला, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव, अगर किसी भी रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला हुआ है तो ये टोटली एग्जाम, चाहे कोई ओकेजन हो या कोई ओकेजन ना हो। रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट हमेशा क्या रहेगा बेटा, एग्जाम्प्ट रहेगा, चाहे कोई ओकेजन हो चाहे कोई ओकेजन ना हो। चलो जरा याद करके देखते हैं, चलो जरा याद करके देखते हैं रिलेटिव में कौन कौन आता है, रिलेटिव में कौन कौन आता है। रिलेटिव का डेफिनेशन बड़ा क्लियर था, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहला रिलेटिव कौन माना जाएगा, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, यस, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, एनी लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस, यस, एंड देयर स्पाउस। HUF के केस में कोई भी मेंबर क्या माना जाएगा बेटा, रिलेटिव माना जाएगा। याद रखें, फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, मदर कजिन रिलेटिव नहीं है, यस, फ्रेंड रिलेटिव नहीं है, मदर कजिन रिलेटिव नहीं है। मेरे चाचा चाची रिलेटिव आएंगे, मेरे मासा मासी रिलेटिव आएंगे, पल्लवी मेरे वाइफ के चाचा मेरे रिलेटिव में काउंट नहीं होते, मेरे वाइफ के चाचा रिलेटिव में काउंट नहीं होते। हालांकि मैंने आपको टैक्स प्लानिंग बताई थी, वो पल्लवी को देंगे, पल्लवी मेरे को देगी, दैट्स हाउ थिंग्स आर रूटेड, यस। सो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव इज टोटली एग्जाम्प्ट। दूसरा, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, अगर असेसी की मैरिज पे उसको कोई गिफ्ट मिला होगा, ये टोटली एग्जाम्प्ट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो। मैरिज पे मिला हुआ गिफ्ट हो सकता है रिलेटिव से हो सकता है नॉन रिलेटिव से हो, यस, तो रिलेटिव से भी हो सकता है और ये नॉन रिलेटिव से भी हो सकता है, पर मैरिज पे मिला हुआ गिफ्ट विदाउट एनी अमाउंट टोटली क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है। तीसरा, अंडर अ विल, इनहेरिटेंस और इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, अगर ये गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में मिला है आपको कोई एसेट, तो ये टोटली क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है। अगर कोई लोकल अथॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो 1023 में रजिस्टर्ड है उससे अगर मिला होगा तो टोटली एग्जाम्प्ट। अगर किसी ट्रस्ट से मिला होगा जो 12A 12AB में रजिस्टर्ड है, ऐसे ट्रस्ट से आपको कोई गिफ्ट मिला होगा तो टोटली एग्जाम्प्ट। आपको गिफ्ट मिला होगा बाय वे ऑफ अ ट्रांजैक्शन कवर्ड इन स्पेसिफिक क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 47, सेक्शन 47 के इन क्लॉजेस के अंदर में आपको कोई गिफ्ट मिला होगा तो ये टोटली क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है, ये टोटली क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है। गिफ्ट गिवन बाय इंडिविजुअल टू ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई गिफ्ट दिया है ताकि उसके रिलेटिव का बेनिफिट हो सके, तो ऐसे केस में ये गिफ्ट क्या है, ट्रस्ट के हाथ में एग्जाम्प्ट है। एंड बाय सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, इसके अलावा सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, इनको कोई गिफ्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट है। आपको याद होगा सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन प्रिस्क्राइब के अंदर में गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन भी है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन भी है, यस, अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ध्यान से सुन मेरे बच्चे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर में अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज कर दिया जाता है तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज गिफ्ट। याद आ रहा है का मालिक, यस, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर में अगर कोई अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज कर दिया जाता है, अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज कर दिया जाता है तो इट इज नॉट रिगार्डेड एज गिफ्ट, ये टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं है। कुछ याद आ रहा है मालिक? कुछ भी? यस, अगर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट ऑफ मनी देता है, अगर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट ऑफ मनी देता है, द इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, याद करो, द इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। यस, चलो जी, डन बेटा। तो यहां आपका गिफ्ट का प्रोविजन भी क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इसकी जान के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। जरा डिविडेंड को बड़े ध्यान से देखना, डिविडेंड बड़े ध्यान से देखना। चलो मैं छोटा सा आपको क्या बता देता हूँ, अपडेट बता देता हूँ, तो आपको डिविडेंड टैक्सेबिलिटी बड़े इजी हो जाएगी। जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो हम इसमें डीम डिविडेंड की भी बात करते हैं। जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो हम इसमें डीम डिविडेंड की भी बात करते हैं, जो 222A से लेके E तक के कवर होता है। जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो इसमें डीम डिविडेंड की भी बात करते हैं। यस, थोड़ा सा टाइमलाइन को समझ लीजिए, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। एक एरा था बिफोर 2003, बराबर है, फिर एक एरा आया 2003 टू 2020 और फिर एक एरा आया 1/4/2020। ये तीनों एरा को समझना बड़ा ज़रूरी है अगर डिविडेंड के टैक्सेबिलिटी को समझना है तो। ये तीनों एरा को समझना ज़रूरी है। देखिए 2003 से पहले क्या होता था कि भैया जो डिविडेंड होता था
ये डिविडेंड होता था, इसके ऊपर जो टैक्स होता था ये कौन पे करता था, शेयर होल्डर पे करता था, और कंपनी को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो 2003 से पहले कोई डिविडेंड मिलता था तो शेयर होल्डर को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था और कंपनी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देती थी, बराबर है। अच्छा, जो शेयर होल्डर होता था इसको किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं था, जो शेयर होल्डर होता था इसको किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं था। साथ साथ में कंपनी को टीडीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था, कंपनी को सिंस ये डिविडेंड दे रहे हैं और सामने वाले के हाथ में ये टैक्सेबल होता है, तो कंपनी को टीडीएस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच प्रोवाइडेड जो थी ये नहीं थी। 2003 के अंदर में लॉ को चेंज किया गया और कंपनी को बोला गया भैया अब आपको क्या करना है, डीडीटी पे करना है। सिंस कंपनी डीडीटी पे कर देता था, शेयर होल्डर के हाथ में ये क्या हो जाता था, एग्जम्प्ट हो जाता था। सिंस कंपनी इसके ऊपर टैक्स दे देता था, शेयर होल्डर के हाथ में ये क्या हो जाता था, एग्जम्प्ट हो जाता था। 1/4/2020 से हम वापस से ट्रेडिशनल सिस्टम की ओर आए, जहां पे अब कंपनी को डीडीटी देने की जरूरत नहीं, पर शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो गया, टैक्स हो गया। शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो गया, टैक्स हो गया। अब सिंस शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स हो गया, कंपनी और म्यूचुअल फंड्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो टीडीएस डिडक्ट करे, और इसके लिए दो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए, 194 एंड 194 के। मैंने टीडीएस का रिवीजन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जाकर के चेक करिएगा। यस, अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, क्योंकि शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड टैक्स हो रहा है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। ओ नालायको, जरा ध्यान से सुनो, राइट, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि वो क्या करेंगे बेटा, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। टीडीएस कब डिडक्ट करना है, जब डिविडेंड का वैल्यू कितने से एक्सीड हो जाए, 5000 से एक्सीड हो जाए, तो 10% का टीडीएस इनको क्या करना है, डिडक्ट करना है। 10% का टीडीएस इनको क्या करना है, डिडक्ट करना है। यस, अच्छा जी, अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया, तो सवाल उठा क्या कोई डिडक्शन मिलेगा शेयर होल्डर को। तो इसके लिए एक सेक्शन लॉन्च किया गया, सेक्शन 57 के अंदर में एक डिडक्शन लॉन्च किया गया। डिडक्शन दिया गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मान लीजिए पैसा आपने लोन पे लेकर के क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा आपने लोन पे लेकर के क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको डिडक्शन मिलेगा। और 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन देना चालू किया, राइट। सो पहले कोई डिडक्शन नहीं मिलता था, अब डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन किसका मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मिलता है। अगर आपने पैसा लोन पे लेकर के क्या किया है, अगर आपने पैसा लोन पे लेकर के इन्वेस्टमेंट किया है, तो डिविडेंड इनकम में से आप वो इंटरेस्ट का डिडक्शन माइनस कर सकते हो। कितना माइनस कर सकते हो, जितना एक्चुअल इंटरेस्ट आपने पे किया उतना, या 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, या 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। इसके अलावा एक और बात हुई, अगर कंपनी है, कौन सी कंपनी है बेटा, इंडियन कंपनी, दैट इज डोमेस्टिक कंपनी है, और ये क्या कर रही है बेटा, डिविडेंड रिसीव कर रही है, तो ऐसी इंडियन कंपनीज के लिए एक डिडक्शन लाया गया। ऐसी इंडियन कंपनीज के लिए एक डिडक्शन लाया गया, याद रखें 80M सिर्फ कंपनीज के लिए है। डिडक्शन लाया गया 80M। अगर कोई भी इंडियन कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड रिसीव कर रही है, अगर कोई भी इंडियन कंपनी क्या कर रही है बेटा, डिविडेंड रिसीव कर रही है, एट द सेम टाइम वो क्या कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है। सो डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा 80M में। डिडक्शन किसको मिलेगा बेटा, इंडियन कंपनीज को। सो इंडियन कंपनीज अगर डिविडेंड रिसीव कर रही है, एट द सेम टाइम इंडियन कंपनी डिविडेंड पे भी कर रही है, तो यहां पे 80M में क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। यहां पे 80M में क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा। 80M में क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा। यस और नो, सभी के समझ में आ रहा है, यस और नो, राइट। तो आइए एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दिमाग लगाते हैं, राइट। फाइनेंस एक्ट 2020 हैज abolished the DDT and moved to the traditional system of dividend, traditional system of dividend, yes, traditional system पे हम शिफ्ट हो चुके हैं। interim dividend shall be deemed to be the income of the previous year in which such dividend is made available to the member, right। इंटरिम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल शेयर होल्डर को मिला। फाइनल डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल एजीएम में डिक्लेयर हुआ, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है एक बार आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इट बिकेम योर लाइबिलिटी। एंड डीम डिविडेंड उस साल टैक्सेबल जिस साल वो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट या पे हुआ, राइट। सरचार्ज ऑन डिविडेंड, याद करो बेसिक चैप्टर से, मैक्सिमम सरचार्ज जो डिविडेंड इनकम पे कलेक्ट हो सकता है वो 15% ही हो सकता है। सो अगर 50 लाख तक के इनकम है, देर इज नो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 करोड़ है 10% सरचार्ज, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है 15। इनफैक्ट अगर डिविडेंड बियॉन्ड 2 करोड़ भी मिल रहा है तो सरचार्ज का रेट कितना रहेगा, 15% ही रहेगा।
डिडक्शन अलाउ किया गया है सेक्शन 57 में। वाइल कंप्यूटिंग द डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को अलाउ किया गया है, लोअर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ द डिविडेंड। यस, अगर आपको इसका कोई डिडक्शन मिल रहा है तो कोई और अदर डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यस, अगर डिविडेंड एनआर रिसीव कर रहा है, एनआर अगर डिविडेंड रिसीव कर रहा है इंडियन कंपनी से तो भी ये टैक्सेबल है। एनआर के हाथ में कितने परसेंट से टैक्सेबल है? 20% से टैक्सेबल है। इनफैक्ट टीडीएस कटता है जब एनआर को आप पेमेंट करते हो 195 में, और वो भी 20% से ही कटता है, वो भी 20% से ही कटता है। अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं कंपनी, 80M का डिडक्शन लिया जा सकता है, राइट? कितना डिडक्शन लिया जाएगा? It be allowed in computing the income of domestic company a deduction amount equal to the so much of the amount of dividend received, जितना डिविडेंड आपने रिसीव किया उतना, और yes it does not exceed the amount of dividend distributed। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड पेड विच एवर इज लोअर का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। येस और नो? यस। यहाँ पे जब हम डिविडेंड पेड की बात कर रहे हैं, कब तक पेड होना चाहिए? ऑल डिविडेंड पेड 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ROI कंसिडर किया जाता है। ऑल डिविडेंड पेड 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ROI क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। यस, चलो जी आते हैं डीम्ड, एक मिनट, आते हैं 194 पे। अगर कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर इंडियन कंपनी का रेसिडेंट शेयर होल्डर को दे रहा है, डिविडेंड 5000 से एक्सीड कर रहा है तो 10% आएगा। लेकिन अगर आप डिविडेंड LIC को पे कर रहे हो, GIC को पे कर रहे हो या अदर इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो तो डिविडेंड के ऊपर TDS नहीं आएगा। तो उस केस में डिविडेंड के ऊपर TDS नहीं आएगा। यस, चलिए अभी हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है डीम डिविडेंड के ऊपर। व्हाट इज डीम डिविडेंड? 222A से लेके 222E तक के डीम डिविडेंड माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 222E काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 222E काम का है, बाकी कोई भी काम का नहीं है। सबसे पहले ये कोई डिविडेंड नहीं है, लॉ अज्यूम कर रहा है ये डिविडेंड है। ये कोई डिविडेंड नहीं है, लॉ अज्यूम कर रहा है कि ये डिविडेंड है। यस, सबसे पहला आता है 222A। अगर कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर को उठा करके कोई एसेट ट्रांसफर कर देती है, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई एसेट उठा करके ट्रांसफर कर देती है तो एसेट का जो वैल्यू है ये क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी to the extent of its accumulated profit resulting in release of its asset to shareholder, ये क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा। छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, कंपनी क्या करती है, कोई एसेट उठा करके किसको दे रही है? शेयर होल्डर को दे रही है। कंपनी का जनरल रिजर्व, कंपनी का जनरल रिजर्व है 8 लाख रुपीज़, राइट? कंपनी ने एसेट उठा करके दे दिया 5 लाख रुपीज़ का, कंपनी ने एसेट उठा करके दे दिया 5 लाख रुपीज़ का। शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा बेटा? 5 लाख रुपीज़ माना जाएगा। सपोज कंपनी ने कोई एसेट उठा के दे दिया 10 लाख रुपीज़ का, सपोज कंपनी ने एसेट उठा करके दे दिया 10 लाख रुपीज़ का। अब डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा? 8 लाख रुपीज़ का। सर 8 लाख क्यों? टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली। हम उतना ही डीम डिविडेंड मानते हैं जितना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, हम उतना ही डीम डिविडेंड मानते हैं जितना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। सो अगर कोई कंपनी एसेट उठा करके दे देती है शेयर होल्डर को, अगर कोई कंपनी एसेट उठा के दे देती है किसको बेटा? शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर के हाथ में ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा? मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज रिजर्व, मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट इज रिजर्व। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना? यस। जो नालायकों का ध्यान नहीं था, एब्सेंट थे, इधर उधर थे इस कंसेप्ट के वक्त, प्लीज जरा ध्यान देना, राइट? पहला 222B, 222B कहता है अगर किसी शेयर होल्डर को डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक दे देते हैं, काफी वियर्ड लग रहा है सुनने में, अगर कभी शेयर होल्डर को डिबेंचर स्टॉक दे देते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस इशू कर देते हैं, तो ऐसे केस में भी शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितना? टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। डिबेंचर 6 लाख के दिए, रिजर्व्स 5 लाख के हैं, तो 5 लाख रुपए तक की अमाउंट क्या मान ली जाएगी? शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड। यस। सो एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ डिबेंचर स्टॉक या बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये क्या माना जाएगा? डीम डिविडेंड माना जाएगा। फिर आता है 222C। इसको तो ऐसा बताऊंगा कि आपको फुल रिस्पेक्ट देने से कोई रोक नहीं पाएगा, आप बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट।
आप बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट, इधर सुनो, राइट। 222C कोई कंपनी है, ये कंपनी कहाँ है बेटा, लिक्विडेशन में है। कैपिटल गेन और IFOS दोनों एक साथ जोड़ के पढ़ा रहा हूं, मजा आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। इधर सुनो, यस मुझे भी ये नई नई चीज़ सिखाई है, बैकएंड टीम ने, मार्केटिंग वालों ने बीच बीच में बोलना सिखाया, तो मुझे बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, राइट। सर आप ये बार बार बीच में क्यों बोल रहे हो कि बेल आइकन को दबाओ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता है। ध्यान से सुनो, मुझे सीधा मार्केटिंग वालों ने बोला इतना करने का, अपन ने कर देने का, अपन ने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर देने का, बाकी मेरे को नहीं पता, मुझसे मत पूछो। इधर सुनो, कंपनी अगर लिक्विडेशन में है, कंपनी क्या कर देती है, कोई एसेट्स ट्रांसफर कर देती है। किसको ट्रांसफर कर देती है सर? शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देती है। हम कैपिटल गेन प्लस IFOS दोनों पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, राइट, बड़े ध्यान से सुनना। अगर कंपनी लिक्विडेशन में कोई एसेट ट्रांसफर कर देती है, कंपनी के हाथ में, देयर विल बी नो कैपिटल गेन। सर क्यों? ऐसा कौन कहता है? ऐसा सेक्शन 46(1) कहता है कैपिटल गेन का। सेक्शन 46(1) कैपिटल गेन का कहता है कंपनी अगर कभी भी असेट लिक्विडेशन में उठा करके शेयर होल्डर को दे देती है, कंपनी अगर कभी भी असेट उठा करके शेयर होल्डर को दे देती है, तो भैया कंपनी के हाथ में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आने वाला, सेक्शन 46(1). लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में 222C जरूर आ जाएगा। 222C में शेयर होल्डर के हाथ में ये डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। कितना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? वही टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उतना ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। कितना डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। यस, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अच्छा, दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ है। अब शेयर होल्डर के हाथ से लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी ने असेट दे दी, मतलब शेयर एक्सटिंग्विश करेंगे, हाँ या हाँ? अगर कंपनी ने असेट उठा करके दे दिया शेयर होल्डर को, तो शेयर अब एक्सटिंग्विश करेंगे शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर अब एक्सटिंग्विश करेंगे शेयर होल्डर के हाथ में, हाँ या ना? अब शेयर होल्डर के हाथ में से शेयर एक्सटिंग्विश हो रहा है, तो कैपिटल गेन भी आएगा क्या? हाँ, कैपिटल गेन भी आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर के हाथ से शेयर क्या कर रहे हैं? एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। एक्सटिंग्विश इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो कैपिटल गेन भी आएगा। कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ोगे? कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ोगे? सेक्शन 46(2) यहाँ वर्क करता है, सेक्शन 46(2) यहाँ वर्क करता है। सेक्शन 46(2) कहता है वॉट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, वॉट इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, इसमें से जितना अमाउंट डीम डिविडेंड के नाम पे आपने टैक्स ऑलरेडी कर दिया है उसको बाजू कर दो, ये बनेगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट जितना शेयर होल्डर को दिया है, इसमें से जितना डीम डिविडेंड बोल के ऑलरेडी टैक्स कर दिया है उसको हटा दो, बैलेंस अमाउंट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। किसके लिए बेटा? कैपिटल गेन पर्पस के लिए। ये है 46(1), 46(2) और IFOS की पैरिटी। यस, मजा आया जीवन में? बहुत बढ़िया बेटा। खुद को भी सुनना, दूसरों को भी बताना, वीडियो को लाइक करना। खुद भी सुनना, दूसरों को भी बताना, वीडियो को लाइक करना। यस मालिक, क्लियर है सभी को? 46(1), 46(2), 222C, ये तीनों चीजें एक साथ पढ़ी जाती है, तब मजा आता है मेरी जान, तब मजा आता है। 222C, any distribution to the shareholder of a company on its liquidation to the extent of accumulated profit. In this case, there will be no capital gain in the hands of company. However, the shareholder will be subject to capital gain. shareholder पे capital gain आएगा, यहाँ पे 46(2) अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया क्या? राइट। 222D, अगर कभी भी कंपनी क्या कर रही है? कैपिटल रिड्यूस कर रही है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। अगर कंपनी कभी भी क्या कर रही है? कैपिटल रिड्यूस कर रही है, और कैपिटल रिडक्शन में शेयर होल्डर के हाथ में कोई अमाउंट दी जाती है, तो ये क्या माना जाता है? डीम्ड डिविडेंड। आते हैं 222E के ऊपर। सबसे ज़्यादा फोकस इधर रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान इधर रहना चाहिए। चलो ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं 222E किस तरीके से वर्क करता है। 222E सबसे पहली बात तो वर्क करता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को एक और चीज़ बोली जाती है क्लोजली हेल्ड कंपनी। इसी चीज़ को एक और बोला जाता है कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, ये भी बोला जाता है। यस, अगर किसी व्यक्ति का इस प्राइवेट कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, अगर किसी व्यक्ति का इस प्राइवेट कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 10% ऑफ वोटिंग राइट।
सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 10% ऑफ वोटिंग राइट। ऐसी प्राइवेट कंपनी इसे क्या करती है? लोन देती है या एडवांस देती है? ऐसी प्राइवेट कंपनी इसे क्या करती है? लोन देती है या एडवांस देती है। ये लोन या एडवांस के अमाउंट को ही क्या मान लिया जाता है? डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाता है। ये लोन या एडवांस के अमाउंट को ही क्या मान लिया जाता है बेटा? डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाता है। सो अगर किसी व्यक्ति का किसी कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब 10% ऑफ वोटिंग राइट। सो अगर किसी कंपनी व्यक्ति का किसी कंपनी के अंदर में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज 10% ऑफ वोटिंग राइट, तो ऐसे केसेस के अंदर में कोई लोन्स एंड एडवांस मिलता है तो ये लोन्स एंड एडवांस ही क्या माना जाता है? डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। ये लोन्स एंड एडवांस ही क्या माना जाता है? डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। यस अच्छा जी। दूसरा, मान लो ये प्राइवेट कंपनी इसे लोन ना दे करके किसी और कंसर्न को दे देती है। यस तो ये कंसर्न को जो लोन या एडवांस मिल रहा है ये भी क्या माना जाएगा? डीम्ड डिविडेंड। ये अदर कंसर्न क्या होना चाहिए? जिसमें आपका 20% का प्रॉफिट हो। ये अदर कंसर्न क्या होना चाहिए? जिसमें आपका 20% का प्रॉफिट हो। ये अदर कंसर्न क्या होना चाहिए? जिसमें आपका 20% का प्रॉफिट हो। तो लोन आपको ना मिलके ऐसे कंसर्न को मिल गया जिसमें आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तब भी ये लोन आपके हाथ में टैक्सेबल है, तब भी ये लोन आपके हाथ में टैक्सेबल है। तो लोन को ही क्या माना जा रहा है? डीम्ड डिविडेंड। लोन को ही क्या मान लिया जा रहा है बेटा? डीम्ड डिविडेंड मान लिया जा रहा है। लोन को ही क्या मान लिया जा रहा है? डीम्ड डिविडेंड मान लिया जा रहा है। यस एवरीबॉडी यो चलिए। सो 222E loan in advance by private company that is closely held company is treated as deemed dividend to the extent of accumulated profit. Substantial interest in case of company means 10% of voting right. In case of other concern mean 20% of profit or 20% of voting right. Section apply कर देगा the moment loan is given. Section apply कर देगा the moment loan is given. लेकिन आपको याद रखना है यस ये ट्रेड एडवांसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और जो लोन एंड एडवांसेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिए जा रहे हैं उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट डन? चलिए लास्ट यहाँ पे आपका डिविडेंड वाला पार्ट भी खत्म होता है, यहाँ पे आपका डिविडेंड वाला पार्ट भी खत्म होता है। आईएफओएस की लास्ट दो चीज़ें, डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड। ये जो डिडक्शन अलाउड है इसको आप आधा तो वैसे ही पढ़ चुके हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फैमिली पेंशन के केस में 1/3 या 15,000, यस 50% इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन, यस 20% ऑफ डिविडेंड 20% ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विच एवर इज लोअर। यस इसके अलावा यहाँ पे बस एक अलग बात लिखी हुई है, कोई भी अदर एक्सपेंसेस आपने किया है जो जेन्युइनली होली एंड एक्सक्लूसिवली आईएफओएस को कमाने के लिए किया है, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। होली एंड एक्सक्लूसिवली आईएफओएस को कमाने के लिए किया है तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। खत्म काम, विषय ओवर, खत्म काम, विषय ओवर। डिडक्शन नॉट अलाउड, ये काम की चीज़ है। जब आप आईएफओएस कंप्यूट करते रहेंगे कुछ डिडक्शन अलाउड नहीं है। जैसा पहला पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस कांट बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यस दूसरा अगर आपने पेमेंट किया है विदाउट टीडीएस रेसिडेंट को तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ तो ये भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। 40A3 पीजीबीपी के अंदर में कवर है, 40A3 पीजीबीपी के अंदर में कवर्ड है तो वहाँ की भी प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल है। 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, पर्सनल पेमेंट नहीं होना चाहिए, पेमेंट आफ्टर टीडीएस होना चाहिए। टीडीएस अगर नहीं हुआ है, पेमेंट नॉन रेसिडेंट को हुआ होगा 100% डिसअलाउ, रेसिडेंट को हुआ होगा 30% डिसअलाउ। येस और नो? पीजीबीपी की प्रोविजन मोटाटिस मोटेंडिस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। यस इसी के साथ साथ जब आप आईएफओएस पढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हैं, चला ध्यान से सुन लीजिएगा राइट। जब आप आईएफओएस पढ़ते हो तो कुछ और चीज़ें भी पढ़ते हो, जिसमें से आप अपना मॉड्यूल खोल के देखोगे तो सबसे पहली चीज़ दिखेगी आपको डिविडेंड स्ट्रिपिंग। यस डिविडेंड स्ट्रिपिंग आपको सबसे पहले दिखेगा। अब डिविडेंड स्ट्रिपिंग एप्लीकेबल ही नहीं है, अब डिविडेंड स्ट्रिपिंग एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि पहले ये जब डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता था तब डिविडेंड स्ट्रिपिंग एप्लीकेबल था, अब डिविडेंड स्ट्रिपिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको मॉड्यूल के अंदर में भी ये दिखेगा पर अब वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मालिक आपका आईएफओएस भी क्या होता है? खत्म होता है। अगर कुछ बात कहनी है, कुछ दिल में है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा CACS विजय साडा के नाम पे, तो आप वहाँ पे भी अपनी बात रख सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये रिवीजन सीरीज बहुत मज़ा दे रही होगी। आईएफओएस आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। मज़ा आया बेटा? मज़ा आया मालिक? थैंक यू सो मच। मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।